हेलो हाय। स्टोरीबाजी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दीप प्रकाश दुबे जी की लिखी हुई उपन्यास इब्ने बतूती पार्ट 3। अब तक आपने सुना सालू और राघव लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में रहते हैं, जो रिश्ते में माँ और बेटा होते हैं। उनका बेटा राघव का एडमिशन अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो जाता है और राघव की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम निशा होता है। अब आगे राघव ने एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी थी कि उसको जाने से पहले क्या क्या चाहिए होगा। शाम को वादे के बाद भी न मिल पाने की वजह से निशा नाराज थी। एडमिशन की खबर के बाद से अभी तक वह मिल नहीं पाई थी, इसलिए नाराज भी थी। लंबी और छोटी कैसी भी नाराजगी हो, आखिरकार लड़ाई शुक्लाचार्य भंडार पर आकर खत्म हो जाती थी। राघव निशा को कितना प्यार करता था, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि निशा को चाट में कितनी चटनी चाहिए होती है। ये बात शुक्ला जी के अलावा दुनिया में बस राघव को ही पता था। यूँ तो निशा चाहती थी कि राघव लंबे समय के लिए बाहर जाए, लेकिन निशा उन लड़कियों में से थी जो मानती थी कि सच्चे प्यार को कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस वाला टेस्ट देना ही पड़ता है। दोनों मज़े से चाट खाते हुए अपने आने वाले कल के बारे में सोच ही रहे थे। प्यार में आदमी आज में जीकर होने वाले कल में जीने का प्लान बनाता ही रहता है। ये प्लान बनाना एक प्यार में होने की एक सतत प्रक्रिया है। अगर किसी स्टूडेंट का मूड ऑफ करना हो तो पूछ लेना चाहिए और आगे क्या सोचा है, लेकिन अगर कोई प्यार में है तो आदमी सबसे पहले आगे का ही सोचता है। कल को हम ये कहेंगे, कल को हम फलानी जगह जाएंगे, कल को जब हम बच्चे बनाएंगे तो उनके नाम क्या रखेंगे। ऐसी तमाम बेवजह फालतू की बातें जो कभी सच न होकर भी हमारी याद में जमा होती रहती हैं। राघव और निशा प्लान बनाने में बिजी थे कि इतने में सालू के ऑफिस वाले श्रीवास्तव जी का राघव को फोन आया। बेटा, सालू जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, हम लोग इनको कृष्णा मेडिकल लेके जा रहे हैं, आप वहीं आ जाओ। कुछ ही सेकंड में राघव के चेहरे से खुशी उड़कर लखनऊ की हवा में मिल गई। सड़क पर ट्रैफिक की आवाज़ एकदम शांत हो गई। राघव को पहली बार निशा ने इतना परेशान देखा था जब कृष्णा मेडिकल के बाहर राघव ने बाइक लगाने के बाद अपना हेलमेट उतारा तो उसकी आंखों में पानी ठहरा हुआ था। इससे पहले राघव को कभी किसी से रोता हुआ नहीं देखा था। वह रोता था, बिना वजह रोता था, लेकिन कभी किसी के सामने नहीं। कभी कभी ट्रेन से सफ़र करते हुए खिड़की वाली सीट पर बैठे हुए आंसू आ जाते थे, लेकिन उनकी वजह क्या होती थी ये कभी वह समझ नहीं पाया। जब वे अंदर इमरजेंसी में पहुंचे तो डॉक्टर सालू के पास ही खड़ा था। समय पर खाया कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, यह पहली आवाज़ थी जो राघव को सुनाई पड़ी। राघव को देखते ही सालू ने एकदम से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हुए अपने आप ही कहना शुरू कर दिया, कुछ नहीं हुआ है। राघव ने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर समझदार था। उसने राघव से पूछा, आप बेटे कौन हो? जी मैं इनका बेटा हूँ। इनका ख्याल रखो, अभी तो माइंड चेस्ट पेन है और हल्का सा डायबिटीज़ है, लेकिन अगर अब से ध्यान नहीं रखोगी तो तबीयत और बिगड़ेगी। घर पर और कौन है? बस मैं। जैसे ही राघव ने
इतना बोला सालू ही अपने आप को संभालते हुए बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। माएँ कमज़ोर दिखना नहीं चाहती, कम से कम बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। सालू कुछ अलग नहीं थी। निशा सालू के पास आकर बैठ गई, हाथ पकड़ लिया। उधर डॉक्टर राघव को लेकर बाहर गया। उसने राघव को दवाएं समझाते हुए फिर एक बार कहा, इनका ख्याल रखो, टेंशन लेने की वजह से ऐसा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा बात किया करो, अकेला मत छोड़ा करो। राघव ने डरते डरते अगला सवाल पूछा, आप सब कुछ सच बता रहे हैं, कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, चिंता की बात नहीं है, बस ये अलार्म है, अलर्ट हो जाओ, मौका लगे तो कहीं घुमा लाओ। और हाँ, एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रोक रहा हूँ, कल डिस्चार्ज करा लेना। डॉक्टर का यह कहकर आगे बढ़ जाना राघव की नज़र पहली बार इमरजेंसी में पड़ी। हर चेहरा परेशान था। अस्पताल मंदिर जैसे होते हैं जहाँ भगवान के नहीं अपने दर्शन होते हैं। राघव हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करने में लग गया। उधर निशा और सालू आपस में बातचीत कर रहे थे। निशा ने सालू की बहुत अच्छे से बात होती थी। बजरंगी भाईजान देखी तुमने? सालू ने निशा से पूछा। नहीं आंटी, कैसी है? एक बार देखने लायक है, लड़की बहुत क्यूट है। सालू ने पास रखा पानी मांगते हुए कहा। सालू की एक आदत थी, वह बाकी माओं की तरह कभी पढ़ाई की बात नहीं करती थी, साधारण सी ऑर्डिनरी बातें ही करती थी। राघव ने अपने माँ का हाथ पकड़ा। इससे पहले वह कुछ बोलता, सालू बोल पड़ी, कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर की बात में मत आना, मैं थोड़ी देर में घर चलूँगी। डॉक्टर ने एक दिन रुकने के लिए बोला है। सब पैसा बनाने के धंधे हैं, मुझे नहीं रुकना, बोल रही हूँ, कुछ नहीं हुआ है। अब हुआ हो चाहे ना हो, एक दिन तो यहीं रुकना पड़ेगा। राघव ने वही बड़ी पानी की बोतल से बचे हुए 2-3 घूंट पानी पीने के बाद कहा। इसके बाद उसने अपने घर की चाबी निशा की तरफ बढ़ाई और बोला, यार निशा, एक काम कर, घर पर जाकर मेरे कपड़े एक बैग में डालकर ले आ। ये सुनते ही सालू बेड से उठने लगी। यह रात में रुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यह बोलने में और ठहरने के चक्कर में उनके हाथ में लगा ड्रिप बाहर आ गया। यार अम्मा, इतनी हेरोइन काहे बन रही हो यार? मैंने बोल दिया रुकना है तो रुकना है। निशा अभी सोच ही रही थी कि बीच में उसका बोलना सही हो रहेगा या नहीं। बहुत देर तक सोच समझ कर तोल मोल कर उसने कहा, आंटी, एक दिन की बात है, आप नहीं रुकोगे तो राघव परेशान होगा। राघव परेशान होगा वाली बात काम कर गई। इस पर सालू बोली, वही कमरा लेना जिसमें टीवी लगा हो और साउथ की फिल्म वाला चैनल आता हो। जैसी आज्ञा अम्मा श्री। राघव ने ये बोलकर हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करने चला गया। निशा ने सालू से पूछा, आंटी, आपका भी कुछ सामान लाना है? हाँ ऐसा है, कल यहाँ से जाने के लिए एक साड़ी सूट ले आना और एक साड़ी वह नीली हरी वाली अलमारी में सबसे ऊपर रखी हुई है। एक काम कर, एक उसके साथ पीली साड़ी भी होगी, वह भी रख ही लेना, पता नहीं सुबह क्या मूड बन जाए। सालू अभी अपनी उंगली पर जोड़ ही रही थी कि कुछ छूटा तो नहीं। इतने में वह बोली, रात के लिए एक नाइटी तो भूल ही गई। इस पर पास खड़ी नर्स ने बोला, मैडम, हॉस्पिटल में आपके लिए कपड़े मिलेंगे। सालू ने गुस्से में नर्स की ओर देखा और बोली, यहाँ के कपड़े मेरी जूती पहनेंगी, पता नहीं कपड़े सही से साफ करते भी हैं या नहीं।
वैसे एक बात बताओ, कुछ सीरियस तो नहीं हुआ है ना मुझे? नर्स को हल्का सा गुस्सा तो आया था, लेकिन वह बोली, मैडम, लाइफ में भरोसा थोड़े है। हम लोग तो रोज रोज यही बस देखते हैं, किसी को भी कुछ भी हो जाता है। यह सुनकर निशा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। इतने में राघव आ गया। उनको कमरा अलर्ट हो चुका था। निशा चाबी लेकर घर चली गई। इधर हॉस्पिटल के कमरे में पहुंचने के 5 मिनट के अंदर ही सालू के लिए हॉस्पिटल वाले कपड़े आ गए। उसने कपड़े देखे इससे पहले कि वह कुछ बोलती। वहीं पास में खड़ी नर्स ने कहा, मैम चेंज कर लेंगी ना कि करा दूं? सालू को कोई मदद के लिए बोल दे तो मतलब वह तो गया। वह चाहे आदमी हो औरत, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। उसने दांत पीसते हुए नर्स के कपड़े पर उसके नाम का लेबल पढ़ा और कहा, बेटा आरती, मरे थोड़े जा रहे हैं, अपने आप बदल लेंगे, बदल कर बुलाते हैं। वह वॉशरूम में जब कपड़े बदलने गई तब राघव ने कमरे के पर्दे हटाकर बाहर देखा तो कुछ रोते हुए लोग एक डेड बॉडी लेकर जा रहे थे। अगले ही पल उसने पर्दा लगा दिया। मौत इतनी आसपास होकर भी चुपचाप होती। जब सामने कोई ऐसा दिखता है जिससे होकर वह गुजर चुकी होती है, तब समझ आता है कि सांसें चाहे जितनी लिखी होती वह कम ही है। दुनिया के सब रास्ते आगे जाकर या पीछे जाकर कहीं एक जगह मिल जाते। पर्दा लगाने के बाद जब वह पर्दा पलटा तो हॉस्पिटल के कपड़ों में उसके सामने उसकी माँ को बहुत ध्यान से देखा। उसको अपनी माँ के चेहरे में एक 20 साल की लड़की भी दिखी और एक ऐसी औरत भी जिसके बाल नए नए सफ़ेद होना शुरू हुए थे। उसने थोड़ी और देर तक अपनी माँ को देखा तो उसमें एक बाप भी दिखा। वह अकेली भी थी। उसकी आंखों में जब राघव ने झांका तो उसको नींद की तलाश में बेचैन पुतलियां भी दिखी। उसने आगे बढ़कर अपनी माँ के हाथों में लिया और उसको देखा। हाथ में उसको कटी फटी लकीर दिखी। वे सड़कें और जगह दिखी जहाँ ये हाथ गए थे। वे लकीरें भी दिखी जो कभी बनी नहीं थी। उसने माँ का हाथ लेकर अपनी आंखों पर रख लिया। हाथों से होकर एक नदी बहने लगी। नदी ऐसे बह रही थी जैसे उसने अभी अभी बहना सीखा हो। समय कुछ देर के लिए नदी हो गया। सूखी हुई नदी की एक बहती हुई नदी। ये असली कहानी जानती है। जैसे बीते हुए दिन के सभी रंग मिलकर ब्लैक एंड वाइट का नया सेट ढूंढ लेते हैं। समय ने तब जाकर अंगड़ाई ली जब सालू ने कहा, अब्बे रघु, तू ऐसे करेगा? अब कुछ हुआ थोड़े है बेटा, जा मुंह धो ले। आ जाने से पहले राघव ने अपनी माँ की आंखें देखी। उसमें एक बूंद आंसू नहीं था। सालू रोज ही अपनी आंखों में एक दवा डालती थी। पूछने पर बताती थी कि पानी सूख गया है। उसी समय राघव ने फिर पूछा, तुम्हें रोना नहीं आता? सालू ने यह नहीं कहा कि पानी सूख गया। उसने कहा, आंसू सूख गए हैं, कोशिश करके भी नहीं आते। राघव ने वॉशरूम से निकलकर जब अपनी जेब टटोली तो याद आया कि वह रुमाल फिर से भूल गया है। सालू ने हॉस्पिटल का तौलिया उसकी तरफ बढ़ाया। जितनी बार तौलिया रगड़ने से मुंह पूछ जाता, उससे ज़्यादा बार राघव ने तौलिया को अपने मुंह पर रगड़ा। एक आध आंसू कई बार धुलने के बाद भी बचे रहते हैं।
इतने में निशा सामान लेकर आ चुकी थी। उसको राघव के रोने का पता नहीं चला। बैग में जितना सामान मिला उतना भर कर ले आई थी। सामान ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं आंटी, आपका सामान तो जैसे जैसे आपने बताया था वैसे वैसे ही रखा था। हाँ, राघव का सामान ढूंढने में देरी लगी। इतने में नर्स दवा चढ़ाने के लिए आ चुकी थी। दोनों कमरों से बाहर निकल गए। राघव ने हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल से उतरकर नीचे पास वाली टपरी से एक सिगरेट लेकर सुलगा ली। वह कुछ बोल नहीं रहा था। वैसे भी रोने के बाद आदमी फुर्सत से सोना चाहता है, लेकिन जिंदगी जब जी भर रोने के मौके देती है तो सोने के मौके छीन लेती। बस बच्चे ही रोकर आसानी से सो जाते। तू ज्यादा सोच रहा है। राघव ने निशा की इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। निशा को लगा कि अब नहीं बोलना चाहिए। राघव यूं तो सिगरेट नहीं पीता था, बस कभी कभार जब या तो बहुत खुश होता था या फिर जब बहुत उदास होता था। कुछ बोल, निशा ने सिगरेट खत्म होने के बाद कहा। तुम घर जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। राघव ने जाने से पहले निशा को एक बार गले लगाया। गले लगते हुए हॉस्पिटल के गार्ड ने देखा और दूसरे गार्ड को इशारा किया। जाने से पहले निशा ने राघव के कान में कहा, टेक केयर, कुछ होगा तो बोल देना। राघव ने जाने से पहले न पलट कर देखा न ही जवाब दिया। इधर कमरे में सालू ने पहले से 10 बार देखी हुई साउथ इंडियन फिल्म लगा ली। राघव ने कपड़े चेंज किए। उसका खाना आ चुका था। सिगरेट पीकर चिंगम खाना भूल गया था। सालू ने टीवी पर नजर गड़ाए हुए कहा, राघव कोई जवाब देता है इससे पहले रात में ड्यूटी वाले डॉक्टर साहब आ चुके थे। सालू ने टीवी की आवाज को कम करने के लिए रिमोट में वॉल्यूम का बटन दबाया, लेकिन वॉल्यूम कम हो ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और पूछा, कैसा महसूस कर रही हैं? एकदम मस्त। सालू ने रिमोट को बेड पर पटक कर वॉल्यूम कम करना चाहा, लेकिन रिमोट की बैटरी निकल कर नीचे गिर गई। डॉक्टर आवाज से डिस्टर्ब हो रहा था। उसने नर्स को टीवी बंद करने का इशारा किया। पहले भी कभी ऐसे बेहोश हुई हैं? आखिरी बार तो इंडिया को जब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल से हरा दिया था तब हुई थी। उस जमाने में 5,000 रुपए की शर्त हार गई थी। डॉक्टर हंसने लगा। बस ऐसे ही टेंशन फ्री रहा कीजिए। कभी हाइपर टेंशन बस शुरू हुआ है, ध्यान रखिए तो बढ़ेगा नहीं। घर पर कौन कौन है? राघव जो अभी तक नीचे गिरी हुई बैटरी को ढूंढ रहा था बोला, मैं हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये किसी भी चीज़ की टेंशन ना लें। राघव के पास हाँ में सर हिलाने के अलावा कोई ऑप्शन ना था। इस बेचारे को मैं टेंशन देती हूँ। घर में कोई और? इसके पापा कहाँ हैं? डॉक्टर ने रिपोर्ट की फाइल को देखते हुए पूछा। ही इज नो मोर। हाँ, होते तो टेंशन डिवाइड हो जाती। अभी सारा लोड इसी पर आ जाता है। सालू ने जवाब दिया, आपको कुछ नहीं हुआ है। बस इतना मत सोचा कीजिए। टेंशन लेती नहीं हूँ, लेकिन कभी कदार लोग देते हैं। अब जैसे दिमाग ये सोच रहा है बेटी नहीं मिली तो फिल्म छूट जाएगी। डॉक्टर ने जाने से पहले नर्स से कहा, इनका रिमोट बदलवा दो। बस ऐसे ही खुश रहना, मस्त रहा कीजिए। उस मैच में मैं 500 रुपये जीता था। इंडिया के हारने पर जैसे कोई कैसे लगा सकता है।
इंडिया के हारने पर पैसे कोई कैसे लगा सकता है? सालू ने डॉक्टर साहब के जाने के बाद नर्स से टोंट कसने के अंदाज में कहा। राघव का खाने का इतना मन नहीं था। उसने थोड़ा खाकर प्लेट ऐसे ही छोड़ दिया। सालू को अपना सादा खाना बहुत ही बेकार लगा। उसने राघव की प्लेट से बचा हुआ मीठा खुद खाया। राघव मना करना चाहता था, लेकिन सालू को मना करना इतना आसान होता तो क्या बात थी। राघव ने वहीं पास में खड़े छोटे से बेड पर अपना कंबल और चादर बिछा लिया। सालू को हैवी दवाइयाँ दी गई थी, इसीलिए वह 10 मिनट में सो गई। राघव की आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। वह अपना मोबाइल पलट ही रहा था कि निशा का मैसेज आया। यार सॉरी। क्या हुआ? यार मैंने अलमारी के ऊपर जो पुराना संदूक रखा था वह खोला था। इसके बाद निशा बहुत देर तक टाइप करती रही और डिलीट करती रही। राघव इंतजार करता रहा कि निशा पूरी बात बताए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ऐसा क्या है उसमें? तूने आज तक नहीं देखा? नहीं, ऐसा क्या है? निशा ने कोई जवाब नहीं दिया, न ही राघव ने कुछ पूछा। राघव ने अपने आप को समझा लिया था कि उसमें पापा के हॉस्पिटल के कागज हैं। यही समझाकर उसने सोने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन पता नहीं क्यों राघव का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह पता नहीं क्या क्या सोचकर खुद को बहलाकर नींद को बुलाने लगा। नींद असल में तब आती है जब हम उसको बुलाना भूल जाते हैं। सुबह जब राघव सोकर उठा तब तक 2-3 बार सालू के ब्लड सैंपल जा चुके थे। निशा अपने घर से नाश्ता लेकर 8 बजे आ चुकी थी। सालू अब तक एक बार नाश्ता करके आधा छोड़ चुकी थी। नर्स के 4 बार पूछ चुकी थी कितने बजे डिस्चार्ज करेंगे। हर बार नर्स एक ही जवाब दे रही थी, मैडम, जिन डॉक्टर साहब ने आपको एडमिट किया था, जब वह राउंड पर आएंगे तभी बता पाएंगे। निशा को नाश्ता राघव के लिए लेकर आई थी। सालू ने उसको खोलकर एक सेब खाना शुरू कर दिया था। अब कैसी तबीयत है आंटी? निशा ने सामने टीवी पर साउथ इंडियन फिल्म में चलते हुए गाने को देखते हुए पूछा। तबीयत वैसी ही है। तबीयत को हुआ क्या है? ये तो फालतू में रोक रखा है इन्होंने। कल बताना भूल गई। थोड़ा सा मेकअप का सामान लेकर आना था। आईलाइनर पड़ा है क्या तेरे पास? निशा ने अपने बैग से आईलाइनर निकालकर सामने रख दिया। सालू अब तक नहा चुकी थी। यह सब बातचीत सुनकर राघव भी अब उठ चुका था। राघव के उठते ही सालू बोली, आज बड़ा जल्दी उठ गया। अभी तो बस 8:30 ही हुआ है। अभी तो 9 बजने में पूरा आधे घंटे हैं। यह सब सुनते ही निशा को समझ नहीं आया कि वह हंसे कि नहीं। हंसकर कुछ बोले या न बोले, क्योंकि उसको डर था कि कहीं राघव उसकी बात का बुरा न मान जाए। निशा थर्मस में चाय लेकर आई थी। बेटा, ये काम सही किया तूने। यहाँ की चाय तो इतनी खराब है जितनी नरक में नहीं होती। राघव ने उठकर बैठते हुए टीवी की ओर देखा। यार अम्मा, सुबह सुबह कैसे देख लेती हो? सालू ने टीवी को म्यूट करते हुए कहा। तू जज करेगा अब। राघव ने उठकर बोतल का बचा हुआ पानी पिया और ब्रश करके नाश्ता करने बैठ गया। नाश्ते में निशा पोहा बनाकर लाई। उसको इतनी मेहनत करते देख सालू बोली, निशा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अगर कभी राघव तुमसे लड़ाई करे तो बता देना। निशा इस बात से थोड़ा सा शर्माई और ज़्यादा सा खुश हुई। अम्मा, ऐसा है, तुम ज़रा सीरियस हो जाओ।
थोड़ा ख्याल रखना शुरू करो। अबे यार ठीक है, वैसे हॉस्पिटल आने से एक काम सही हो गया, ऑफिस से एक दिन की छुट्टी हो गई। राघव के दिमाग में अब संदूक घूम रहा था। वह जल्द से जल्द उस संदूक को खोलकर देखना चाहता था। नाश्ता करने के बाद उसने बाहर डॉक्टर के आने का टाइम पता किया तो मालूम हुआ कि सब पेपर वर्क करते करते 12 बज ही जाते हैं। अभी बस 9 बज रहे थे। वह नहाने का बहाना बनाकर घर चला गया।